स्वागत है दोस्तों आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। कल के क्लास में हमने देखा भारत में डचों का आगमन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले वो कौन सा व्यक्ति आया था और वो कहाँ पे सबसे पहले अपनी कोठियाँ स्थापित किया, है ना। किस वस्तु को ज़्यादा वो व्यापार करते थे। तो हमने उन तमाम सारों को फैक्ट को कंप्लीट किया है जो आपका पीटी में काम दे सकता है। आगे हम बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, हम मुख्य रूप से यूपीएससी और बीपीएससी और यूपी पीसीएस और आपका झारखंड पीसीएस को हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप वनडे की तैयारी करते वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो जीएस जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा वहाँ पे ही आपका कारगर सिद्ध होगा। तो हम क्या बता रहे थे, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और झारखंड पीसीएस और एमपी पीसीएस को भी हम लेकर के चल रहे हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो आप पढ़ रहे हैं अभी, इसमें क्या है कि मेंस का भी फैक्ट है और पीटी का भी फैक्ट है। तो हम जब बीपीएससी का मेंस हम लिखेंगे तो क्या ये इतिहास जो पढ़ रहे हैं क्या वहाँ काम देगा? बिल्कुल काम देगा। जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सवाल किस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से बना करके उत्तर ले चले जाएंगे। हम बात करते हैं बीपीएससी के इतिहास, जो मेंस में जो पूछा जाता है 1854 से लेकर के 1963 तक के सवाल को पूछा जाता है मेंस में। अगर हम पीटी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 1885 से 1947 के बीच में ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात करते हैं हम, फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन क्यों पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो सकता है कोई झारखंड पीसीएस का तैयारी कर रहा हो सकता है कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो। तो एक इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं और एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप इस कहानी को सुन करके आप अपना पीटी का भी सवाल बना लें और आपका मेंस का भी सवाल बना लें। मैं मेंस के सवालों को मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे हम उसको समझेंगे। तो अभी नहीं, धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और धीरे धीरे हम सभी क्लास को हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स इसको बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत में अंग्रेजों का आगमन। देखिए, हम इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, हमारा ये भारत है, आप ये भारत को देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ अंग्रेज आते हैं तो सूरत में एक कोठी स्थापित करते हैं, उसके बाद मद्रास में करते हैं, उसके बाद बंगाल में। तो ये कैसा आकार बन गया आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं इसको आप। कैसा आकार बन गया, ट्रायंगल, त्रिभुजाकार। तो इन तीनों जगहों से भारत में जो पहले से विदेशी शक्तियाँ और जो देसी शक्तियाँ यहाँ पे शासन कर रही थी और व्यापार कर रही थी, उसको पछाड़ करके, उसको पराजित कर करके वो वहाँ पे बाहर खदेड़ दिया और यहाँ पे लगभग 1600 से लेकर के 1947 तक भारत को यह उपनिवेश बना करके रखा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो अंग्रेजों के आगमन को समझ लिया वो इतिहास को अच्छे से समझ लेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। देखिए, यहाँ मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कलर में आसानी लगे, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यावसायिक रूप से, पहली बात आप देखेंगे, व्यावसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से प्रभावित किया। इसने अपनी सत्ता को स्थापित किया, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ब्रिटिश कंपनी जो आई थी, व्यावसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से
अपने सत्ता को स्थापित किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 1600 ईस्वी में अकबर का शासन चल रहा था। कहाँ? भारत में। किसका शासन था? अकबर का शासन चल रहा था। केंद्र में कौन शासक था? अकबर। लेकिन इसी समय डच पुर्तगाली व्यापार पर प्रभुत्व था। अब देखिए, ये भारत में जो केंद्र में जो शासन जो था वो मुगल बादशाह अकबर का था, लेकिन भारत में जो व्यापार था उस पर डच और पुर्तगालियों का प्रभुत्व था। तथा इसी समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक आज्ञा पत्र निकाला गया और उस आज्ञा पत्र के आधार पर कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा नाम है, इसीलिए हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से बोध करेंगे। हाँ, शुरुआत में ये इसी कंपनी, ये जो इतना बड़ा नाम है, तो इतना बड़ा नाम लेने में प्रॉब्लम होगी। मैं बार बार किस कंपनी का नाम लूँगा इतना बड़ा, है ना? तो मैं सीधे से ईस्ट इंडिया कंपनी बोलूँगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब रखा गया था, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि इस जो आपका द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी कब रखा गया था, मैं इसे भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं। जो कंपनी जो स्थापना हुई थी इस कंपनी, तो इसका जो शेयर धारक थी वो एलिजाबेथ भी थी। एलिजाबेथ, ये कंपनी में बहुत सारे से लोग शेयर धारक लोगों ने पूंजी लगाया था इसमें, है ना? तो कंपनी को शुरुआत में 15 वर्ष के लिए एकाधिकार मिला था। अब एकाधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब अंग्रेज की कंपनी आई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे यहाँ, तो उस समय और भी कंपनियाँ रही होगी वहाँ पे, तो अंग्रेज़ों की कंपनियाँ और भी रही होगी, तो वो भारत नहीं आई। ये सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में 15 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ था। सिर्फ यही कंपनी पूर्व के देशों के साथ में व्यापार कर सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो कंपनी की स्थापना किए थे एलिजाबेथ, उनकी 1603 में मृत्यु हो गई। और ब्रिटेन का शासक कौन बनता है? जेम्स प्रथम बनता है। कौन बनता है? जेम्स प्रथम बनता है। आप कहानी को समझते हुए चलेंगे। ये कहानी अगर समझ गए तो आपको ये हमारा जो वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, जिसने जेम्स प्रथम ने क्या काम किया? जिसने 1608 ईस्वी में अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस के द्वारा अकबर के नाम से पत्र भेजता है। जेम्स प्रथम जैसा ही राजा बनता है ब्रिटेन का, वो क्या काम करता है? उसका जो एक राजदूत रहता है उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। उसके द्वारा अकबर के नाम, जो भारत में शासक था, अकबर के नाम, उसको उस समय व्हाट्सएप नहीं था, नहीं टेलीग्राम था, नहीं फेसबुक था, तो अकबर तो मर चुका था ना, उसको पता ही नहीं था, तो वो अकबर के नाम लेकर के वो पत्र भेजता है। लेकिन 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई और यहाँ का शासक कौन बनता है? जहांगीर बनता है। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुँचता है। कैप्टन हॉकिंस द्विभाषी था, अर्थात यह तुर्की, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषा का जानकार था। इसने जहांगीर से क्या किया? जहांगीर को प्रभावित कर लिया अपने अपने इस शैली से, अपने इस बुद्धिमत्ता से, अपने द्विभाषी इंग्लिश बोल करके, तुर्की भाषा बोल करके इसे जहांगीर को प्रभावित कर लिया। ये उचित मौका देखते हुए वो जहांगीर से कहता है कि हमें आप सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति दीजिए। जहांगीर तो प्रभावित हो रखा था इससे, बोला ठीक है जाओ, मैंने दिया। अब वो व्यापार कोठी स्थापित करना शुरुआत कर दिया। कहाँ? सूरत में। तो 1608 में से अनुमति मिली थी। ठीक है,
1608 में से अनुमति मिली थी, कहाँ पे, सूरत में व्यापार करने के लिए। तो 1608 में सूरत फैक्ट्री बनाना प्रारंभ हो गया, लेकिन पुर्तगालियों ने जहांगीर के ऊपर दबाव बनाया कि अनुमति को वापस लिया जाए। इस प्रकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने जहांगीर के ऊपर दबाव बनाया कि हम पहले ही से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, आपको हम इतना लाभ दे रहे हैं। जहांगीर को भी लगा हाँ बात तो बिल्कुल सही है कि हम पुर्तगाली हम लाभ दे रहे हैं, तो उसके आधार पर दबाव बनाया और उसे निरस्त कर दिया। ठीक है, अब 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज ने सबसे पहले कोठी स्थापित किया। अब देखिए, अब सवाल आपसे पूछता है कि सबसे पहले कोठी कहाँ स्थापित किया था, मछलीपट्टनम में या फिर सूरत में। आपको आंसर बताना है सूरत में। क्यों ऐसा कह रहे हैं सूरत में, क्योंकि वही अब आधा काम हो चुका था, प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और वो बीच में रुक गया, तो आधी कोठी का तो निर्माण हो गया था, ऐसे समझिए इसको आप। वही 1613 में पुनः वापस मिल जाता है, उसी को पुनः बना देता है। तो पहली कोठी स्थापित हो गया था कहाँ, सूरत में। हाँ, अगर सवाल पूछता है कि पहली कोठी स्थापित की गई थी कहाँ, तैयार हो गई थी कहाँ, पहली कोठी कहाँ तैयार हो गई थी, तो मछलीपट्टनम में। सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ खोला था, तो सूरत में। दोनों में अंतर है। ठीक है, इसको समझते हुए चलिएगा। और क्या हुआ, 1613 में सूरत की अनुमति को पुनः प्रदान किया गया। इस प्रकार सूरत में कोठी स्थापित किया गया। इसके साथ साथ भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा में भी फैक्ट्रियां स्थापित किया। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या किया, 400 का मनसब प्रदान किया, मनसबदार प्रदान किया। अब ये मनसब क्या होता है, तो मनसब एक पद होता है। मनसब क्या होता है, पद होता है। और इसे मनसबदार के अलावा इंग्लिश खान की उपाधि भी दिया। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस भारत में 3 वर्षों तक रहा और पुनः वापस चला गया। याद रखेंगे, जेम्स प्रथम 1615 ईस्वी में पुनः एक राजदूत भेजते हैं, उसका क्या नाम है, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। इसने जहांगीर से और कोठियां स्थापित करने की मांग की। ठीक है, अनुमति मांगी। इसे जहांगीर के द्वारा कुछ सहूलियत प्रदान भी किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो आपका जहांगीर जो था, जो सर टॉमस रो जो आया था, उसे और भी कुछ सहूलियत प्रदान किया गया था। किसके किसके अपेक्षा, जो आपका कैप्टन हॉकिंस आया था उसके अपेक्षा सर टॉमस रो को और सहूलियत प्रदान किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1632 में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। ठीक है, 1632 में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके तहत गोलकुंडा के सारे बंदरगाह पर बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजों को ये फरमान मिला था, अंग्रेजों को फरमान मिला कि 1632 में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान मिला कि गोलकुंडा के जितने सारे बंदरगाह हैं, आप 3000 रुपया, ये 500 पैगोडा दीजिए और पूरे वर्ष आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टा पर लिया। कितने में, 12,000 रुपया दीजिए और 1 वर्ष तक व्यापार कीजिए। इसने मद्रास में फैक्ट्री लगवाया 1639 में, और यहीं पर किला बनाया। उसका क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। यह अंग्रेजों का पहला किला था। तो पहला किला था मद्रास में, तो दूसरा किला कहाँ था, तो कोलकाता में। हम पढ़ेंगे फोर्ट विलियम के नाम से। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हुए चलेंगे।
कहानी को ब्रेक नहीं करेंगे, कहानी को समझते हुए चलेंगे। दोबारा इस वीडियो को सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, तो आपको ये कहानी अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगी और आप जब सवालों को जब हल करेंगे, इस कहानी के माध्यम से ही आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1651 में हुगली में अपना कोठियाँ स्थापित किया। कौन? अंग्रेज लोग। 1651 अपनी कोठियाँ स्थापित किया। इसके साथ साथ हुगली के कासिम बाजार और पटना में भी कोठियाँ स्थापित किया था। ठीक है। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। इसने और इस समय मुंबई को दहेज में दिया गया था। देखिए, अब अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला इसको हम समझते हैं। तो बम्बई जो था पहले पुर्तगाल के कब्जे में था। अब इसका चांदी कब हो गया? चांदी का मतलब कि इसका फ़ायदा कब हो गया अंग्रेजों को? तो एक पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार था कौन? चार्ल्स द्वितीय। तो दोनों में विवाह होता है, उस समय दहेज मिलता है बम्बई। पुर्तगाल के लोग कहते हैं जाइए वहाँ मेरा एक प्लॉट पड़ा हुआ है, आप उसे दहेज के रूप में रख लीजिए। अब क्या होता है, किसी कारण से अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय से मिलते हैं, राजकुमार था, उससे मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि अंग्रेज कहते हैं चार्ल्स द्वितीय से कि हम व्यापार करते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय कहते हैं कि हमारा वहाँ एक प्लॉट पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ व्यापार कर सकते हैं। तो अंग्रेज को लगा ठीक है, तो लाइए दे दीजिए मुझे। तो इन्होंने ले लिया और वहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इस मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजों को 1668 में दिया और इस पर यहाँ पर मुंबई शहर का स्थापना किया। इस मुंबई शहर की स्थापना जो किया, इसका श्रेय किसके जाता है? गेराल्ड ओंगियार को जाता है। तो मुंबई शहर की स्थापना किसने किया है? तो गेराल्ड ओंगियार किया है 1668 में, याद रखेंगे। 1680 में भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो स्वाभाविक सी बात है, औरंगजेब। कब से कब तक था? 1658 से 1707 तक था। ये बहुत ही पावरफुल मुगल बादशाह था ये। ठीक है, इसने क्या काम किया कि 1.5% जजिया कर लेना शुरू किया। ये जजिया कर क्या होता है? गैर मुस्लिमों से ये लिया जाता है। तो गैर मुस्लिमों आपका तो कंपनी भी आ जाती है। तो ये क्या काम किया, अब जो अंग्रेज़ों की जो सेना थी सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में, कहाँ पे? कासिम बाजार में लूटपाट किया। जब लूटपाट किया, यह खबर किसको पता चलता है? औरंगजेब को। तो वह अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का प्रयास किया, भगा ही दिया था। तो हम बात करते हैं 1680 में भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब था। इसने 1.5% जजिया कर लिया, जिसमें कंपनियों ने कासिम बाजार में सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में लूटपाट किया। अतः यह सूचना औरंगजेब को मिला तो उसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की बात कहा। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों को बाहर कर दिया और सारे अंग्रेज जो थे फुल्टा द्वीप पर शरण लिए। ये फुल्टा द्वीप पर शरण लिए। तत्पश्चात इसके बाद कौन आता है? तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है? अंग्रेज देखिए अपनी गलतियों से तुरंत सीखते थे। तत्पश्चात जब चाणक्य ने औरंगजेब से क्षमा मांगा, औरंगजेब ने 1.5 लाख लेकर के, जुर्माना लेकर के क्या काम किया? सारी कोठियाँ वापस कर दिया। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज डायरेक्ट मुगल सत्ता से कभी नहीं टकराया। वो छोटी छोटी शक्ति से टकराया, उसे जीता और धीरे धीरे भारत को खोखला करता हुआ चला गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 1698 में बंगाल का सूबेदार अजीमुशान से कंपनी को 3 गांव प्राप्त हुआ। वो गांव का नाम क्या है? सूतानाती है, गोविंदपुर है और कालीकता है।
इन तीनों गांवों को मिला करके जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की स्थापना किया। कब किया है? तो 1699 में किया है। और यहाँ पर फोर्ट विलियम नामक किला स्थापित किया गया था, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स अय्यर था। कौन था? चार्ल्स अय्यर था। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों की हो गई चांदी। अंग्रेजों के लिए फ़ायदा था। अब क्या होता है? इसके बाद मुगल बादशाह कौन बनता है? फर्रुखसियर, जिसे हम उत्तरवर्ती मुगल काल का ये शासक था, मुगल बादशाह था। उत्तरवर्ती मतलब कि जो आपका मुगलों औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए वो उत्तरवर्ती कहलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब 1713 में फर्रुखसियर मुगल बादशाह बनता है। अब क्या होता है यहाँ पे? और यह 1719 तक मुगल बादशाह रहता है। ये समझिए कि अंग्रेजों के कल्याण करने के लिए ही ये मुगल बादशाह बने थे। कैसे? तो हम देखते हैं। कहता है कि इसके समय में 1717 में सर सरमन, जो जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मिशन आया था, जिसमें कौन कौन था? हैमिल्टन था, जो क्या था? एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। ख्वाजा सहुर्द, ये कौन था? ये द्विभाषी था। इस समय जो क्या था कि फर्रुखसियर को फोड़ा से ग्रसित था, जख्म था, बहुत भारी जख्म था, जिससे इसकी जान भी जा सकती थी। यह बात अंग्रेजों को पता चलता है, हैमिल्टन को पता चलता है, जॉन सरमन को पता चलता है। तो वो क्या काम करता? हैमिल्टन ने इसका सर्जरी कर दिया। क्या कर दिया? इसका सर्जरी कर दिया, जिससे फर्रुखसियर ठीक हो गया। और इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने 1717 में कंपनी को रियायत मतलब कि एक फरमान प्रदान किया, सुनहरा फरमान प्रदान किया, जिसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। तो कौन कौन है? तो पहला हम देख सकते हैं कि फर्रुखसियर ने कहा कि आप 3000 रुपया दीजिए, एक वर्ष में पूरे बंगाल, पूरे बिहार, पूरे उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार आप कर सकते हैं। 3000 रुपया दीजिए, आपको कहीं पर भी कोई कर देने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज का ठीक है, तो लीजिए 3000 रुपया। पूरा व्यापार छूट करके किया। उसके बाद क्या है? कलकत्ता के पास कहीं पर भी आप ज़मीन ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें 3 जगह ये ज़मीन इसको मिला था अंग्रेज को। कौन सा ज़मीन मिला था ये आप बताइएगा मुझे, या फिर मैं जब आगे पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। कमेंट करके बताइएगा। तीसरा क्या है? आप मुझे 10,000 रुपया दीजिए एक वर्ष में, आप पूरे सूरत से मुक्त व्यापार कीजिए। एकदम पूरे सूरत से, कहीं पर भी आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप 10,000 में दीजिए और पूरा व्यापार कीजिए। तो अंग्रेज का ठीक है, लीजिए 10,000, मैंने दिया आपको। और अंग्रेज के द्वारा मुंबई में एक टकसाल लगाया गया था। उस टकसाल से तांबा चांदी सिक्का को मान्यता दिया गया। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर में सिक्का बनाते हैं और वर्तमान सरकार उस सिक्का को मान्यता दे देता है, तो सोचिए आपको कितना फ़ायदा होगा। उसी समय अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ, तो उसके लिए चांदी ही चांदी थी। अब हम उपरोक्त फरमान, जो भी आप ही 3-4 पॉइंट आप देखें, उपरोक्त फरमान किसे प्राप्त हुआ? जॉन सरमन को प्राप्त हुआ था। एक इतिहासकार है ओम्स इतिहासकार ने इस फरमान को मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा, ये अंग्रेज़ों के लिए महान मैग्ना कार्टा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका जो कंपनी जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, तो आप यहाँ पे देखते चलिएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि कंपनी कब आई। सन 1600 में कंपनी बन करके तैयार हुई। गौर करेंगे, जो 15 साल के लिए भारत आई थी। ठीक है, मैंने भी बताया ही। इसके बाद एक कंपनी और आती है, उस कंपनी का नाम है न्यू कंपनी। क्या नाम है उस कंपनी का नाम? न्यू कंपनी नाम है।
जब यह कंपनी आती है तो भारत में 2 कंपनी हो गई, ठीक है। और विलियम तृतीय ब्रिटेन का राजा बनता है, उसने भी एक कंपनी बनाई थी, वो भी भारत आता है। तो 3 कंपनी, एक 1600 में आई थी, एक न्यू कंपनी आई, एक विलियम तृतीय के द्वारा बनाया गया था। इन तीनों कंपनियों को 1708 में विलय कर दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कहा गया। तो आप वहाँ देखेंगे लंदन है, यहाँ पे लंदन नहीं है। जो शुरुआत में मैंने नाम बताया है वहाँ पे लंदन का जिक्र किया गया है, यहाँ पे लंदन नहीं है। और इस कंपनी को, जो तीनों कंपनी को मिलाया गया था, इस कंपनी को एक अधिनियम के माध्यम से 1833 के अधिनियम के माध्यम से इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो ठीक है, आप इसको समझ गए। अगला बात करते हैं, अंग्रेजों के बाद कौन सी कंपनी आई थी वो देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद जो कंपनी आई थी यहाँ पे, उस कंपनी का नाम था डेनिस। क्या नाम था? डेनिस। तो डेनिस कंपनी जो है कि डेनमार्क से आई थी। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कंपनियों को आने का क्रम अगर सवाल पूछ देता है तो आपको वहाँ पे विचार करना होगा इसके ऊपर। तो डेनिस कंपनी डेनमार्क से आई। कब आई थी? 1616 में आई थी। यह अपना प्रथम कोठी, ठीक है, यह अपना प्रथम कोठी तंजौर में स्थापित किया और दूसरी बंगाल के सिरमपुर में स्थापित किया। लेकिन 1745 ईस्वी में यह सारा कारोबार अंग्रेजों को बेचकर वापस चला गया। तो पहली कंपनी कौन आया था? 1498 पुर्तगाली, 1595-96 में डच आए थे, 1600 में अंग्रेज आए थे। डेनिस कब आया था? 1616 में आया था। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में आया था। और स्वीडिश 1731 में आया था। ये आने का क्रम है। और कंपनी स्थापित होने का क्रम अगर बात पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर पे चला जाएगा अंग्रेज, और डच 3 नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, आप बात को समझ गए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। क्या पढ़ेंगे हम? भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो देखते हैं, अब यहाँ बात हो रही है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो हम, चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं क्लास को, और फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उस कहानी को आप फिर से सुन लेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, कल हम पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन और 3 महत्वपूर्ण कर्नाटक युद्ध हुआ था। हम उसे भी देखने का प्रयास करेंगे जितना संभव हो सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।